आज पूरे विश्व में भारत और चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचने यानी लैंडिंग की चर्चा जरूर है। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड has been made as India successfully lands a spacecraft on the moon's surface. क्या आप जानते हैं, चांद और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों के तथ्यों को न केवल झूठा बताया जाता था, बल्कि इसकी सजा भी उन वैज्ञानिकों को यानी पृथ्वी विज्ञान के बारे में बात करने वाले लोगों को मिला करती थी, जिसकी शायद आज के युग में कल्पना करना भी बेमानी है। विज्ञान को इतना विकसित करने में सिर्फ आज या कुछ सालों का परिश्रम नहीं, बल्कि विज्ञान को इतना आगे बढ़ाने में सैकड़ों साल की मेहनत और कुर्बानी है। ऐसा नहीं कि विज्ञान के लिए कुछ सालों से ही उत्सुकता जागी हो या इस पर शोध शुरू हुए हों, बल्कि सैकड़ों सालों से विज्ञान और अंतरिक्ष पर शोध हो रहे हैं और सालों पहले इस पर शोध करने वालों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हम सब जानते हैं कि ये पृथ्वी गोल है। स्कूली शिक्षा के दौरान ही ये ज्ञान किताबों के माध्यम से और अध्यापकों के माध्यम से हमको बचपन में ही दे दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इस धरती को गोल कहने वाले इंसान को जिंदा तक जला दिया गया था। आज भले ही बच्चा ये जानता है कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन पहली बार जिसने ये बात मानव के सम्मुख रखी थी तो विज्ञान से जुड़े सत्य और सटीक पहलुओं की खोज करने वाले को कई उत्पीड़न झेलने पड़े थे, क्योंकि उस समय के सिद्धांत में ये मान्य था कि पृथ्वी स्थिर है और अन्य ग्रह नक्षत्र उसके चारों ओर घूमते हैं। विज्ञान आज इतना आगे बढ़ चुका है कि हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक के ढेरों रहस्यों की खोज कर ली है। हमें पता है कि धरती पर दिन रात क्यों होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, समय की गणना कैसे की जाती है, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऐसे असंख्य सवालों के जवाब आज हमारे पास हैं। अब तो हम चांद पर भी उतर चुके हैं। चंद्रयान-3 चंद्रमा से पल पल की खबर भेज रहा है, लेकिन जैसे हर यात्रा की कहानी में सिर्फ मंजिल नहीं होती, एक लंबी सड़क भी होती है, वैसे ही विज्ञान की इस यात्रा की कहानी भी सीधी और आसान नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब सिर्फ ये कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है, कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों को उसके सही अर्थों में समझने और उसकी महत्ता को रेखांकित करने के लिए जरूरी है कि हम एक बार उस इतिहास से भी गुजर लें जो अनेक दर्दनाक कहानियों का गवाह रहा है। तारीख थी 17 फरवरी, साल था 1600 और शहर था रोम। उस दिन शहर में सुबह से ही एक उत्सव का सा माहौल था। शहर के बीचों बीच टाइबर नदी के किनारे बने एक विशालकाय किले में एक शख्स कैद था। 8 साल चले लंबे मुकदमे के बाद चर्च ने एक फैसला सुनाया था कि उसके विचार, उसकी लिखी किताबें बाइबल और चर्च के खिलाफ हैं। उसके विचार चर्च के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर सकते हैं और समाज में अराजकता फैला सकते हैं। चर्च ने माना कि उसका अपराध इतना बड़ा है कि इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड हो सकती है, और वो मृत्युदंड भी उतना ही भयावह था जैसे 1600 साल पहले जीसस क्राइस्ट को दिया गया था। चर्च ने उसे सामूहिक रूप से शहर के बीचों बीच जिंदा जलाने का फरमान सुनाया था। उसका नाम था जर्दानो ब्रूनो। (1548) में इटली के नेपल्स के एक छोटे से कस्बे नोला में जन्मा एक बच्चा, जिसे इतिहास में एक महान दार्शनिक और खगोल शास्त्री के रूप में दर्ज होना था, एक विचार जिसके लिए चर्च ने उसे मौत का फरमान सुनाया था। और वह विचार था कि अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है। खगोल विज्ञान की वो सारी बुनियादी प्रस्तावनाएं जो हमारी आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार हैं, लेकिन उस समय ये कहने वाले ब्रूनो को शहर के बीचों बीच जिंदा जलाने की सजा सुनाई गई थी।
ब्रूनो से 75 साल पहले निकोलाई कोपरनिकस ने भी ये बातें कही थी। जिन वेधशालाओं में पहले कोपरनिकस और फिर ब्रूनो ने अनेकों वर्षों तक रात रात भर जागकर अंतरिक्ष का, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की गतिविधियों का अध्ययन किया, वो वेधशालाएं चर्च ने ही बनवाई थी। लेकिन चर्च उन्हीं शोधों को मानने से इनकार करता था। इसके पीछे चर्च की अपनी वजह थी। संसार की सभी सभ्यताओं में समय की गणना का शुरुआती तरीका चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं का अध्ययन करना ही था। बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी की केंद्रीयता का सिद्धांत पृथ्वी पर मौजूद जीवन और मनुष्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत से उपजा था। चर्च बुनियादी तौर पर ज्ञान की राह में रोड़ा नहीं था, लेकिन वो उतने ही ज्ञान का हिमायती था जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को चुनौती न दे। चर्च को वेधशालाओं और ग्रहों आदि की गति की गणना की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो समय का बेहतर आकलन कर ईस्टर की सही तारीख बता सके। लेकिन जब कोपरनिकस ने वास्तव में अध्ययन और आकलन शुरू किया, उसे समझ में आया कि सत्य तो कुछ और ही था। चूंकि चर्च के साथ कोपरनिकस के संबंध अच्छे थे, इसलिए उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया। लेकिन उनकी लिखी किताब कमेंट्रेट पॉलस आने वाले 100 सालों तक प्रतिबंधित रही। चर्च ने अंतरिक्ष विज्ञान की नई खोजों का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया था। जर्दानो ब्रूनो के बाद उन्हीं वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाने वाले एक और खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली भी चर्च के क्रोध और आतंक का शिकार हो गए। गैलीलियो ने ब्रूनो और कोपरनिकस की किताबें पढ़ी थीं। उनका विवेक और तर्क बुद्धि कहती थी कि ये बातें सत्य हैं। प्रकृति में सब कुछ सापेक्षता के सिद्धांत के साथ गतिशील है। इसे ऐसे समझें कि हर एक बात दूसरी बात को प्रभावित कर रही है। ग्रहों की गति समय को, समय मौसम को, मौसम धरती को, धरती जीवन को, जीवन आसपास मौजूद सारी गतियों को। यह सब आपस में एक ऐसे तार से जुड़े हुए हैं कि एक हिस्से में हुई मामूली सी हरकत भी बाकी हिस्सों की दिशा और प्रभाव को बदल सकती है। गैलीलियो ने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है, क्योंकि गणित में हर एक जोड़ गुणा भाग आखिरी नतीजे को बदल देते हैं। गैलीलियो ने अपने हाथों से एक दूरबीन बनाई थी और उसकी मदद से 3 दशकों तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन भी किया। यह अध्ययन गैलीलियो को उसी नतीजे तक ले गया जहां कोपरनिकस और ब्रूनो पहुंचे थे। गैलीलियो के द्वारा लिखी पुस्तक द डायलॉग ऑफ टू द प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने ये दावा किया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। गैलीलियो का यह दावा रोम चर्च को गलत लगा और उन पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि गैलीलियो अपने दावे पर अड़े रहे, इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। चर्च ने बहुत सालों तक उन पर मुकदमा चलाया। वो 63 साल के थे जब चर्च ने कहा कि अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें तो चर्च उन्हें माफ कर सकता है। कई सालों से जेल में भीषण यातनाएं झेल चुकने के बाद गैलीलियो में ताकत नहीं बची थी। उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया। चर्च ने गैलीलियो को पूरी स्क्रिप्ट दी थी। उन्हें सार्वजनिक रूप से कहना है कि उनके वैज्ञानिक सिद्धांत गलत हैं। पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है। बाइबल में जो लिखा है वो सही है और वो शर्मिंदा है अपने हर सिद्धांत के लिए। गैलीलियो ने ठीक वैसे ही माफी मांग ली थी, जिसके बाद उनकी सजा कम कर दी गई। हालांकि गैलीलियो को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उनकी किताब को भी प्रकाशित होने से रोक दिया गया। नजरबंद रहते हुए ही 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की मौत हो गई। गैलीलियो की मौत के लगभग 350 साल बाद पोप जॉन पॉल ने यह माना कि गैलीलियो के शोध सही थे और चर्च गलत। बेहतरीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के तौर पर आज भी गैलीलियो को पूरी दुनिया याद करती है। बाद में टेलीस्कोप के आविष्कार के लिए गैलीलियो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। गैलीलियो ने लगभग 200 टेलीस्कोप बनाए और उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थानों में खगोलीय परीक्षणों के लिए दान कर दिया। गैलीलियो ने सबसे पहले सूर्य के धब्बों और शुक्र ग्रह की कलाओं को देखा। उन्होंने इस पर शोध किए और निष्कर्ष निकला कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
उन्होंने अपने समय में ही गणित, सैद्धांतिक भौतिकी और प्रायोगिक भौतिकी में परस्पर संबंध को समझ लिया था। पहली बार गैलीलियो ने ही बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमाओं का पता भी लगाया था। एक आखिरी जिक्र हाइपेशिया का आता है। 1200 साल पहले सन 350 में अलेक्जेंड्रिया में जन्मी दुनिया की पहली महिला दार्शनिक और खगोल शास्त्री गणितज्ञ पिता थियोन की बेटी थी। अलेक्जेंड्रिया, जो एक समय अपने ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था। अलेक्जेंड्रिया में रहते थे थियोन, जिन्हें पढ़ने लिखने और तारों की दुनिया को जानने का शौक था। इन्हीं की इकलौती बेटी थी हाइपेशिया। वो थियोन ही थे जिन्होंने अपनी बेटी का परिचय किताबों की दुनिया से करवाया था। हाइपेशिया उस जमाने की सबसे बेहतरीन गणितज्ञ मानी जाती थी। साथ ही उन्हें वैज्ञानिक उपकरण बनाने भी आते थे। अपने पिता की तरह ही हाइपेशिया को तारों और दुनिया में बेहद दिलचस्पी थी। गणित के मुश्किल से मुश्किल सिद्धांतों को वो बेहद आसानी से समझती थी और समझाती भी थी। वो दौर था जब अलग अलग सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग भी बस हाइपेशिया के लेक्चर को सुनने ही उनके पास आते थे। हाइपेशिया ने भी कहा कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी है। धर्म के आधार पर बटे हुए समाज में हाइपेशिया ईसाइयों को खटकने लगी थी। बदलता राजनीतिक माहौल हाइपेशिया के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा था। फिर वो दौर आया जब रूढ़िवादी विचारों ने हाइपेशिया की जान ही ले ली। वो दौर था मार्च 415 का, जब हाइपेशिया की बग्घी पर हमला किया। विज्ञान और गणित से अपने प्रेम के कारण हाइपेशिया को अपनी जान गंवानी पड़ी। वैज्ञानिक सोच वाली एक इकलौती महिला उस दौर के समाज की आंखों में इस कदर खटक रही थी कि उसके शरीर के उस भीड़ ने टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसकी लाइब्रेरी तक को भी जलाकर राख कर दिया। विरासत नष्ट कर दी गई और लाइब्रेरी जला दी गई। लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान तो उस परिंदे की तरह होता है जो मरकर भी बार बार जन्म लेता है। जिन्हें एक वक्त जलाया गया, मारा गया, आज उन्हीं के मेमोरियल बने हैं। उनकी कुर्बानियों की याद में, उनकी प्रतिभा के सम्मान में आज किताबें लिखी गई हैं। किताबें लिखी जाती रही हैं और लिखी जाती रहेंगी। उनके काम आज भी हजारों साल के बाद जिंदा हैं। वो आज सभी अमर हैं। आज हम पृथ्वी, चंद्रयान जैसी कई चीजों के बारे में अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से न केवल जानते हैं बल्कि ठीक से समझने भी लगे हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते क्या खोया और क्या पाया, इसका जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज इंटरनेट और एआई का दौर है। अब हम फैक्ट और साइंस की बात करते हैं। मनुष्य ने इन 600 सालों में जितना विकास किया है, सबकी बुनियाद में विज्ञान है, वैज्ञानिक सोच और चिंतन है। जिस लैपटॉप में ये आर्टिकल आप सुन रहे हैं या जिस स्मार्टफोन में ये आर्टिकल आप सुन रहे हैं, सब कुछ विज्ञान की देन है। आज जीवन का कोई ऐसा कोना नहीं जो विज्ञान से अछूता हो। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आज जब मनुष्य चांद तक पहुंच गया है, मंगल पर पानी की खोज कर ली है, उसके लिए पूरी मानवता इतिहास के महान वैज्ञानिकों की ऋणी है। वो लोग जिन्होंने सत्ता के सामने खड़े होने का साहस दिखाया, सत्य के लिए कुर्बानियां दी, यही जीवन का वो सबसे बड़ा बुनियादी सबक है कि सब कुछ हो चुकने के बाद भी जो बचा रह जाता है वो सत्य है, विज्ञान है। वो ही हमारी मनुष्यता है।